हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इस वीडियो में हम 100 करंट अफेयर्स करने वाले हैं 2024 के। जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों के अंदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहे हैं करंट में वो देखेंगे यहाँ पर। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये व्यक्ति हैं जापान के रिकेन यामामोटो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। जापान के वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं। इन्हें मिला है प्रिट्जर प्राइज़ 2024 का। प्रिट्जर प्राइज़ को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्ट की फील्ड में इसको नोबेल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है। 2023 में लास्ट ईयर ये अवार्ड मिला था डेविड चिपरफील्ड को। पहली बार 1979 में ये अवार्ड दिया गया था फिलिप जॉनसन को। और भारतीय कौन है जिन्हें प्रिट्जर प्राइज़ मिला है? तो 2018 में बालकृष्ण दोषी जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस राज्य की राज्यपाल थी? तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल थी और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे के बाद क्योंकि तेलंगाना के राज्यपाल की सीट खाली हो गई थी, तो झारखंड के राज्यपाल जो हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्हें तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं ये, झारखंड के भी राज्यपाल हैं और इसके अलावा पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये हैं, क्योंकि जो तेलंगाना के राज्यपाल होते हैं उन्हीं के पास एडिशनल चार्ज होता है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी। तो ये अभी सीपी राधाकृष्णन के पास है। इनसे पहले थी तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस यानी कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? इस दिन को मनाते हैं 1 मार्च के दिन। थीम क्या है 2024 के लिए? सभी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। और इसका प्रतीक इस दिन का है एक तितली, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब फरवरी के डेज़ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और थीम क्या रही उन डेज़ को मनाने के लिए। जो थीम सोची जाती है, जो थीम रखी जाती है वो क्या रही, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 फरवरी होता है भारतीय तट रक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं और इसकी थीम थी हम सत्ता में उन लोगों को चुनौती देते हैं। इंग्लिश में इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा सिंपल लगता है, पर क्योंकि ये हिंदी में हम यहाँ पर चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर, इसलिए हिंदी में देख लेते हैं। 6 फरवरी होता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। दलहन दिवस की थीम है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। 11 फरवरी होता है विश्व यूनानी दिवस। 11 फरवरी को ही विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 फरवरी होता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसकी थीम है रेडियो, एक सदी जानकारीपूर्ण, मनोरंजक और शिक्षित। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, अच्छा देख लिया ये हमने। 15 फरवरी होता है इंटर बचपन का कैंसर दिवस। 15 फरवरी को ही विश्व नृविज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस होता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है। इसकी थीम है अंतराल को पाटना, गठबंधन बनाना। 21 फरवरी होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। थीम इसकी रखी गई बहुभाषी शिक्षा, अंतर जनपदीय शिक्षा का एक स्तंभ है। 22 फरवरी को होता है विश्व विचार दिवस और इसकी थीम है हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 फरवरी होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। इसकी थीम है विकासशील भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक कौन है? ये किताब है, ये बुक है, इसके लेखक हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल हैं ये और इन्हीं की बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? केशवानंद भारती केस में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। तो केशवानंद भारती वाला जो केस है उसी पर आधारित है ये वाली बुक। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इस प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, स्वयं प्लस को। इसमें क्या होगा कि L&T, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। और स्वयं प्लस के लिए नोडल एजेंसी IIT मद्रास है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखना है। ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ये हैं भारती मित्तल। ब्रिटेन के किंग हैं चार्ल्स III, इनके द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया जाएगा सुनील भारती मित्तल को। ये कौन है? तो भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? इसका उद्घाटन उज्जैन में किया जाएगा। हो चुका है उद्घाटन 1 मार्च को।
ये घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति और भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम प्रदर्शित करती है। और इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देना। तो याद रखना है, उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। 2024 में पहली बार क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इनको देख लेते हैं। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य रिसेंटली बना है आंध्र प्रदेश। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की गई है असम में। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल, इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी जया वर्मा सिन्हा, अभी चेंज हो गई हैं। भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। CISF की पहली महिला महानिदेशक है नीना सिंह। और दुनिया का पहला मीथेन ईंधन रॉकेट लॉन्च किया गया चीन के द्वारा। तवी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है? ये महोत्सव है जम्मू कश्मीर का। 4 दिन का महोत्सव है, 1 से 4 मार्च तक इसको आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित इसमें किया गया। किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले कानून को निरस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है, रिपील कर दिया है? तो ये देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था कुछ समय पहले, तो उस कानून को जिसके तहत प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया है। हमने देखा था 2023 की करंट अफेयर थी ये। 1 जनवरी 2009 के बाद से पैदा हुए लोगों को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था और फिलहाल इसको निरस्त किया गया है। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का संबंध है इस न्यूज़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब जीता है? ये टीम कौन सी है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, RCB। WPL का दूसरा सीजन था ये, RCB इसमें जीती है। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर RCB जीती है इसमें। फाइनल मैच जो हुआ था ये नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ऑरेंज कैप इसमें जीता है एलिस पेरी ने और पर्पल कैप मिली है श्रेयंका पाटिल को। दोनों ही प्लेयर्स RCB की तरफ से खेलती हैं। भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं अजय माणिकराव खानविलकर, या फिर हम पॉपुलरली इनको AM खानविलकर के नाम से जानते हैं। पूर्व न्यायाधीश हैं ये हमारे नए लोकपाल, अभी इनको नियुक्त किया गया है। लोकपाल के साथ 6 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इनमें से 3 सदस्य हैं जो न्यायिक हैं और 3 सदस्य ऐसे हैं जो गैर न्यायिक हैं। ठीक है, न्यायिक सदस्य में न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। इसके अलावा 3 और सदस्य जो हैं वो हैं अजय तिर्की, पंकज कुमार और सुशील चंद्रा। ठीक है, लोकपाल कौन है? AM खानविलकर। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार सहगल। रिटायर्ड IAS है ये, प्रसार भारती के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। इनसे पहले A सूर्यप्रकाश थे, इनको याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको याद रखिएगा, नवनीत कुमार सहगल को। और प्रसार भारती 1997 में स्थापित की गई थी, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। PWD श्रेणी में भारत के नवनिर्वाचित चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकन शीतल देवी किस लिए प्रसिद्ध हैं? शीतल देवी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है 2023 का। और चुनाव आयोग ने इन्हें राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना है, सेलेक्ट किया है PWD श्रेणी से। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं ये बताना है हमें। ये पैरा आर्चरी से संबंधित हैं, पैरा तीरंदाजी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? 33rd सरस्वती सम्मान KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रभा वर्मा को दिया गया है। कवि हैं ये प्रसिद्ध, और इनके कविता उपन्यास रौद्र सत्वकम के लिए इनको 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसके अलावा इनकी कुछ उल्लेखनीय कृति देखें तो सैम, सोपार्णिका, अर्का पूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी, आद्रम और कनाल चिलम्बू हैं। इन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, वायलर पुरस्कार भी मिल चुका है और अभी मिला है सरस्वती सम्मान। इसके अलावा देखें तो प्रभा वर्मा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की मीडिया सलाहकार हैं। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस दिन को 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। ये पहल भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी द्वारा शुरू की गई थी। पहली बार 2010 में इसको मनाया गया था और गौरैया की संख्या जो है पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं हम बहुत तेज़ी से कम हो रही है, गिरावट आ रही है। स्पैरो देखते थे ना बचपन में हम, दिख जाती थी आमतौर पर, अभी ये दिखनी बंद हो गई हैं। तो इसीलिए इनको कंजर्व किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, इस वजह से 20 मार्च को इस दिन को
सेलिब्रेट किया जाता है। डेज और इवेंट्स यहाँ पर कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। पाई दिवस 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस होता है 14 मार्च को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 14 मार्च को ही। NCPCR का 19वां स्थापना दिवस 12 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस होता है 10 मार्च को। CISF स्थापना दिवस होता है 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है 4 मार्च के दिन। भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 24, आयोजित कर रहा है? तो भारत ये जो एक्सरसाइज है टाइगर ट्रायम्फ, इसको संयुक्त राज्य के साथ US के साथ ऑर्गेनाइज करता है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है दोनों देशों के बीच में, और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ठीक है। मार्च 2024 में रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है विनय कुमार। रूस में भारत के राजदूत के रूप में, भारत के एम्बेसडर के रूप में इनको भेजा गया। इससे पहले म्यांमार में थे ये भारत के राजदूत, अभी रूस के लिए गए हैं। और क्योंकि रूस इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के नज़रिए से, तो इसलिए इनको याद रखना है अच्छे से। और ये तो आपको पता ही होगा, रूस के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं, मतलब एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। चुनाव हुए थे वहाँ पर, री इलेक्शन हुए थे, जिसमें ये वापस से चुन लिए गए हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के मंच राज्यों के लिए नीति का शुभारंभ किया? नीति फॉर स्टेट्स, ये किसने शुरू किया है? इसको अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया है। संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री हैं ये भारत के। नीति फॉर स्टेट्स का शुभारंभ किया इन्होंने। इस मंच का उद्देश्य है राज्य सरकारों के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 14th प्लेयर जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं भारत की तरफ से, ये हैं रविचंद्रन अश्विन। इनसे पहले अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ऐसा करने वाले 2 स्पिनर थे, तीसरे स्पिनर बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। और ओवरऑल प्लेयर्स में देखें तो 14वें खिलाड़ी बने हैं ये। और अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, 200 टेस्ट मैच खेले हैं। 200 टेस्ट मैचों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारूप में सबसे अधिक प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने। हरियाणा के हैं ये। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ कहाँ पर था? नई दिल्ली में। ठीक है। फर्स्ट प्राइज़ इन्होंने जीता। सेकंड प्राइज़ तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई ने जीता है। थर्ड प्राइज़ राजस्थान के कनिष्क शर्मा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो भारत वैश्विक प्रवासी अभियान की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान, इस अभियान को बांग्लादेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? ये स्कीम है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना की घोषणा की है और ये राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। अब इसमें क्या होगा कि जो भी महिलाएं इसके अंदर आएंगी, इसके लिए एलिजिबल होंगी, पात्र होंगी, उन्हें हर महीने 1500 रुपये की धनराशि दी जाएगी। 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की सभी लड़कियों को वार्षिक रूप से 18,000 रुपये इसमें प्राप्त होगा। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है? कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं इस टाइम पीरियड के बीच में? तो ये देश है हमारा भारत। भारत के बाद सेकेंड नंबर पर इस लिस्ट में सऊदी अरब है, जिसने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं, आयात किया है। तीसरे स्थान पर कतर है। हथियार निर्यातक देशों की बात करें कि हथियार सबसे ज़्यादा बेचे किसने हैं, तो इसमें अमेरिका सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरा देश है रूस, जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब ये बने हैं। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। कोचरब आश्रम 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? फरवरी के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं यशस्वी जायसवाल। और ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड है। ठीक है, जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ शमर जोसेफ और एमी हंटर थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ये हैं एएस राजीव। विजिलेंस कमिश्नर इनको बनाया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो 1964 से इसको स्टेब्लिश किया गया। 1964 में भ्रष्टाचार निवारक और सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने वाला एक निकाय है। ठीक है, भ्रष्टाचार के लिए काम करता है, करप्शन के लिए। विजिलेंस कमिश्नर एएस राजीव को नियुक्त किया गया है फिलहाल। अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन सेशल्स में किया गया है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भारत भी पार्टिसिपेट करता है। भारत की तरफ से नौसेना का जहाज़ जो है INS तीर, इसने अभ्यास में भाग लिया था और भारत 2019 से इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। हाल ही में MIRV तकनीक के साथ किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ये मिसाइल है अग्नि 5। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसे स्वदेश में विकसित किया गया है। ठीक है, हमारी इंडिजिनस मिसाइल है। रेंज इसकी 5500 से 5800 किलोमीटर है। MIRV क्षमता के साथ इसको सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया है? ये केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम, इसके लिए सिडबी और PMBI के बीच में एक समझौता किया गया है। जन औषधि केंद्र आप सभी को पता होगा, जनता को सस्ती दवाइयाँ इनके ज़रिए उपलब्ध करवाई जाती हैं। जन औषधि दिवस होता है 7 मार्च को। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है किशोर मकवाना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इसके अध्यक्ष को चुना जाता है। और PM मोदी पर बेस्ड एक बुक है, मोदी अ कॉमन मैन्स PM। इस बुक को इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, किशोर मकवाना ने ही, मतलब ये एक ऑथर भी हैं। इसके अलावा एक पत्रकार भी हैं, स्तंभकार भी हैं, और अभी इनको NCSC का अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सा देश हाल ही में विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन उत्पादक के रूप में उभरा है? ये भारत है। पहले ना मोबाइल फ़ोन्स का आयात भारत बहुत बड़े स्तर पर करता था, लेकिन अभी हम देखते हैं 2014 के बाद से 2024 में देखें तो सिर्फ 3% मोबाइल फ़ोन्स हम आयात करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं, बाकी हम यहीं पर उत्पादन करते हैं उसका। पहले आयात के लिए निर्भरता 78% थी, इसे घटाकर अब 3% तक कर दिया है। भारत ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में 97% आत्मनिर्भरता हासिल की है। केवल अब 3% मोबाइल फ़ोन्स ऐसे हैं जो बाहर से आयात किए जाते हैं, बाकी सारे हम यहीं पर बनाते हैं। तो भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बना है। गोसरम कोरा उत्सव 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में मनाया जाता है? इस उत्सव को अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में गोसरम कोरा उत्सव हाल ही में ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल थीम के साथ संपन्न हुआ। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, गोसरम कोरा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। थीम इस बार की इसकी थी ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल। इसको अरुणाचल प्रदेश के जेमिथांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। जेमिथांग घाटी वही जगह है जहाँ पर 1959 में 14वें दलाई लामा ने शरण ली थी भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बेसिक सी चीज़ें। ओडिशा में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने अतिरिक्त दिनों के आकस्मिक अवकाश की घोषणा की गई है? कैजुअल लीव्स जो मिलती हैं वो सभी को मिलती हैं 15 दिन की। ठीक है, सरकारी नौकरियों में। तो अभी क्या हुआ है, ओडिशा में सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया है कि महिला सरकारी कर्मचारी अगर कोई है तो 15 दिनों की कैजुअल लीव के अलावा वो 10 और दिन की कैजुअल लीव ले सकती है। ठीक है, तो अब टोटल यहाँ पर 10 डेज़ ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और अब टोटल 25 दिनों के आकस्मिक अवकाश का लाभ महिलाएं उठा सकती हैं ओडिशा में। फिर ये तो है ही, सरकारी क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए 6 महीने का पेड लीव दिया जाता है महिलाओं को। स्वयं योजना ये ओडिशा की ही है। इसका उद्देश्य है युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड करना। लाभ योजना ये भी ओडिशा की है। इसमें क्या होता है, लघु वन उपज जो होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनके लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके तहत, इस योजना के तहत प्रोवाइड किया जाता है। और फिर गुप्तेश्वर वन ये भी ओडिशा का है। चौथा जैव विविधता विरासत स्थल ओडिशा का ये बनाया गया है। भारत के किस राज्य में आइरिस एक मानव श्रृंगी शिक्षक पेश किया गया है? इसका आंसर होगा केरल। जो भी विकासात्मक चीज़ें इस तरह की होती हैं केरल में ही होती हैं।
केरल स्कूल ने भारत की पहली एआई शिक्षक आइरिस का परिचय दिया। आइरिस शिक्षा की दिशा में एक अभिनव कदम उठाने के लिए है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है, कोलकाता में भी हुगली नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में सबसे बड़ी बनने वाली कोयला खदान का नाम क्या है? इसका नाम है गेवरा खदान। छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। उत्पादन क्षमता भी इसकी बढ़ गई, 52.5 से बढ़ाकर 70 मिलियन टन प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता है। डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आयु क्या है? पोस्टल बैलेट के लिए ऐसे लोगों को चुना जाता है, ऐसे लोगों को ये अधिकार दिया जाता है जो पोल बूथ तक जा नहीं सकते हैं। ठीक है, उनके लिए ये सुविधा होती है कि वो जहाँ पर हैं वहीं से बैठे बैठे वो अपना वोट दे सकते हैं। तो पोस्टल बैलेट के लिए कौन से एज ग्रुप को इलेक्शन कमीशन ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है? तो याद रखिएगा 85 साल से ज़्यादा के लोग, 85 ईयर्स से ज़्यादा के लोग, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बूढ़े होते हैं, इसलिए उनके लिए आयु कर दी है 85 वर्ष से ज़्यादा के लोग पोस्टल वोटिंग के ज़रिए अपना वोट डाल सकते हैं। पहले ये एज 80 उम्र से ज़्यादा थी। ठीक है, अभी इसको 85 साल कर दिया गया है और इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है। किस राज्य में हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की गई थी, जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है? इसकी खोज की गई है ओडिशा में। ठीक है, और हमारे राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम रखा गया है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ओडिशा में इस समुद्री स्लग की प्रजाति खोजी गई है। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में है? ये है दक्षिण कोरिया। कितनी है यहाँ की प्रजनन दर? 0.72 तक पहुँच गई है, जो दुनिया की सबसे कम में से एक है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कितनी होनी चाहिए प्रजनन दर? 2.1 होनी चाहिए। भारत की कितनी है? 2.122 है। इसका मतलब हमारी जनसंख्या स्थिरीकरण हमारे यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। नाइजर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। विश्व में सबसे ज़्यादा नाइजर में प्रति महिला लगभग 7 बच्चों के साथ वैश्विक प्रजनन दर में सबसे ऊपर है और इसके बाद है माली। ठीक है, मतलब नाइजर में एक महिला लगभग 7 बच्चों को जन्म देती है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए 2.1 चाहिए। भारत का 2.1 ही है 2024 में और सबसे कम है दक्षिण कोरिया में 0.72। नए चुनाव आयुक्त के रूप में कौन चुने गए हैं? ये हैं, अच्छा यहाँ पर डी आएगा, ठीक है, सी यहाँ गलती से हो गया होगा। सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को ही चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। चुनाव आयोग में आप लोगों को पता होना चाहिए 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय है राजीव कुमार। इसके अलावा 2 और थे, अरुण गोयल और अनूप पांडे। अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया था, अनूप पांडे का कार्यकाल खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, तो इसीलिए 2 चुनाव आयुक्तों को चुना गया है रिसेंटली, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, दोनों को याद रखिएगा। संविधान में देखिए इसकी स्थिति निर्वाचन आयोग की, तो 324 के तहत इसके बारे में बात की गई है। संवैधानिक निकाय है, 25 जनवरी 1950 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और आयुक्तों को चुनता कौन है? राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी का चेयरमैन कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन है रामनाथ कोविंद। सितंबर 2023 में समिति गठित की गई थी कि इस टॉपिक पर ये कमेटी बातचीत करेगी। इसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति हमारे। ठीक है, इनके अलावा 8 सदस्यों के रूप में इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद, ये सारे मौजूद थे। और रिसेंटली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हर साल हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? इसको मनाया जाएगा 17 सितंबर को। गृह मंत्रालय के द्वारा ये बोला गया है, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा। हैदराबाद भारत की आज़ादी के 13 महीने तक आज़ाद नहीं हुआ था। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद भी कई सारे एरियाज़ ऐसे थे भारत में जो कि पूरी तरह से भारत का पार्ट नहीं बने थे। उनमें से एक था हैदराबाद भी, जो निज़ाम के शासन के अधीन था और आज़ादी के 13 महीने तक इसको आज़ादी नहीं मिली थी, निज़ाम के अंडर ही था। फिर 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया। इसके तहत पुलिस कार्यवाही की गई हैदराबाद में और फिर फाइनली 17 सितंबर के दिन हैदराबाद जो है भारत का पार्ट बन गया था, निज़ाम के शासन से मुक्त करा दिया गया था। इसीलिए 17 सितंबर की डेट को चुना गया है हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में।
थाईलैंड में खोजी गई 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम है स्कॉर्पियोप्स क्रचान। ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखिएगा, थाईलैंड में इसको खोजा गया है। अन्य स्कॉर्पियोप्स प्रजातियों की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा होता है, भूरे रंग का, जिसमें मादाएं पुरुषों की तुलना में गहरे रंग की होती हैं। 8 आँखें और 8 पैर इनमें होते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया अनुमोदित नाम क्या है? अहमदनगर का नाम है अहिल्यानगर। यूपी और महाराष्ट्र में कई सारे नाम रिसेंटली चेंज किए गए हैं, तो उनमें से एक ये भी है। अहमदनगर अभी क्या है? अहिल्यानगर। इसके अलावा औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। चेक रिपब्लिक से ये बिलोंग करती हैं। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इस इवेंट को किया गया था। और चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024 बनी है। भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुई थी? इनका नाम याद रखिएगा, सिनी शेट्टी। ठीक है। और इसी इवेंट में नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के निम्नलिखित में से किस अमीरात ने भारत के साथ गहरे संबंधों का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रीक उत्सव शुरू किया? इंडिया बाय द क्रीक उत्सव को दुबई में शुरू किया गया। इसमें संगीत, कृत्य, साहित्यिक, वार्ता, कविता, कार्यशालाएं और भारत दुबई ऐतिहासिक संबंधों के उत्सव शामिल थे। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। भारतीय नौसेना द्वारा किस वर्ष को नौसेना नागरिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ये वर्ष है 2024 का साल। नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024 भारतीय नौसेना ने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। और प्रमुख कौन है अभी नौसेना स्टाफ के? एडमिरल आर हरिकुमार। किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रिकज़गम लॉन्च की है? ये अभिनेता हैं, साउथ की मूवीज़ में इन्हें हमने देखा है, बहुत विजय थलपति। इन्होंने अभी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तमिलगा वेत्रिकज़गम। ठीक है। इस पार्टी का मुख्यालय है चेन्नई में। और अभी ये जो अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं इसमें तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन इस पार्टी का लक्ष्य है कि 2026 का विधानसभा चुनाव ये पार्टी लड़े। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देश का पहला ताम्र आवरण वाला बापू टावर कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? पटना में। महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे पार्क, बहुत सारे टावर, ये सब पटना में, बिहार में हमें बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो बापू टावर देश का पहला सबसे बड़ा कॉपर क्लेड बापू टावर पटना में है। इसकी मीनार की ऊंचाई 120 फीट है। 6 मंजिला टावर है। गोलाकार इमारत की बाहरी दीवार में तांबा लगाया गया है। ट्राई फुल फॉर्म है इसकी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं ट्राई के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखी गई डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से जुड़ी है? ये पहल कर्नाटक की है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी आएगा। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार, AIGDF और निमहंस तकनीकी अति प्रयोग से मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए सहयोग करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ये पहल जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? यह है BHU। ऑप्शन बी करेक्ट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसको बनाया जा रहा है। जूलॉजी विभाग में ज्ञानेश्वर लैब में DNA बैंक है। 30 जनवरी 2024 में इसको स्थापित किया गया था। और DNA अनुसंधान और भंडारण में एक अग्रणी कदम के रूप में इसको हम देख सकते हैं। भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करेगा? तो भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा, तैयार कर लेगा। ये घोषणा PM मोदी के द्वारा की गई थी। वर्ष 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर ये दिया गया शशि थरूर को। शशि थरूर बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। अंबेडकर, अ लाइफ, अंधकार का युग, ये बुक्स दोनों इन्हीं की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी शुरू की है? इसको शुरू किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ पर? थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी शुरू की गई है। ये फेरी काशी की गंगा नदी में चलेगी। अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी रेटिंग 78% इसमें आई है।
कौन सा देश त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 में शामिल नहीं है? दोस्ती जो अभ्यास होता है इसमें नेपाल शामिल नहीं है, भारत, श्रीलंका, मालदीव, इन तीनों देशों के बीच ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है, ये दोस्ती इसका नाम है। ठीक है, और इन तीनों देशों के अलावा हम देखें पर्यवेक्षक देश के रूप में बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, नेपाल इसका हिस्सा नहीं है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी गई है? तो पूरे 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है स्पेस सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा, ताकि प्राइवेट कंपनीज भी आकर इनमें इन्वेस्ट कर सके स्पेस सेक्टर में। 2023 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार। उर्दू के लिए गुलजार को और संस्कृत के लिए रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। ये दूसरी बार है जब ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत को दिया गया है और उर्दू के लिए 5वीं बार दिया गया है। इस अवार्ड को 1961 में स्थापित किया गया था। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। प्रथम पुरस्कार विजेता है जी शंकर कुरूप, और 8वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में उसमें 22 भाषाएं मेंशन है, उन 22 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। हाल के बदलावों के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कारों में कितनी राशि दी जाती है? तो इस अवार्ड में 15 लाख रुपए की राशि अभी दी जाती है। पहले 10 लाख दी जाती थी, अभी चेंज करके इसको बढ़ा दिया गया, 15 लाख कर दिया गया। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था, लास्ट टाइम 2021 में दिया गया था। मोस्ट रिसेंट विनर कौन है? वहीदा रहमान। टोटल अवार्ड अभी तक 53 लोगों को ये मिल चुका है। पहली बार देविका रानी को ये अवार्ड मिला था। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? इसको उत्तराखंड में शुरू किया जाएगा। आपातकालीन है ना, त्वरित सेवा किसी को प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए है, इसका नाम क्या रखा गया है? संजीवनी। और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए 150 किलोमीटर का कवरेज इसमें किया गया है कि 150 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी आपातकालीन सेवा की, वो इस संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत उसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश बना है? ये कंट्री है फ्रांस, ऑप्शन बी करेक्ट है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार इसने बना दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस में ये हमारे चीफ गेस्ट थे। हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने, और इनके द्वारा हज गाइड को भी लॉन्च किया गया है। डेफ कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। उद्देश्य है इसका सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग के लीडर्स, स्टार्टअप और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना। इसमें जो भी आधुनिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी होती है उसका प्रदर्शन किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? ये हैं सुमन कुमारी। BSF की सब इंस्पेक्टर हैं सुमन कुमारी, और ये यहाँ की पहली महिला स्नाइपर बनी हैं। मंडी जिले हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 2021 में BSF में ये शामिल हुई थी। कौन सा राज्य सरकार इंदिरा माँ आवास योजना शुरू करेगी? ये राज्य सरकार है तेलंगाना। यहाँ की ये योजना है इंदिरा माँ इंदलू आवास योजना। योजना के पहले चरण में हर एक विधानसभा क्षेत्र को 500 मकान दिए जाएंगे। तेलंगाना की कुछ और योजनाएं देख लेते हैं। चेयूथा योजना स्वास्थ्य से रिलेटेड है। महालक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। शादी मुबारक योजना और बथुकम्मा साड़ी योजना, ये सारी हैं तेलंगाना की। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बन गया है? ये देश है निकारागुआ। ठीक है, ऑप्शन बी आना है यहाँ पर। निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है। इसके लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक समझौता किया गया है। इसके अलावा हम देखें 2023 में सूरीनाम जो कंट्री है इसने भारतीय फार्माकोपिया को स्वीकार किया था। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? ये कंट्री है स्वीडन। 31वां मेंबर बना था फिनलैंड, 32वां अभी बना है स्वीडन। ठीक है, नाटो को स्टेब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 में। सैन्य गठबंधन है एक। इसे अक्सर उत्तरी अटलांटिक संधि कहा जाता है और वॉशिंगटन संधि के नाम से भी इसको जानते हैं। 32 सदस्य देश टोटल इसमें शामिल हो चुके हैं। फिनलैंड 31वां था। 30वां मेंबर इसमें उत्तरी मैसेडोनिया था। 32वां अभी स्वीडन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बन गया है? ये कंट्री है पनामा। इसने अनुमोदन किया है। ठीक है, अगर हम देखें तो रिसेंटली 119वां देश बना था माल्टा, तो ये भी याद रखिएगा। अनुमोदन 97 देशों ने किया है। सदस्य इसके बन गए हैं 119 देश। वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षर करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, भारत में।
सेला सुरंग का उद्घाटन किसने किया? इसका नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कामेंग क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस सुरंग की आधारशिला रखी गई थी 2019 में, और ब्रो के द्वारा इसको डेवलप किया गया, बनाया गया है। पहला राष्ट्रीय निर्माता पुरस्कार किसने प्रस्तुत किया? इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया भारत मंडपम, नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी से निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? इस ऑपरेशन का नाम है कामधेनु। तो अगर डायरेक्टली ऐसे पूछ ले ऑपरेशन कामधेनु कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया। रीज़न क्या है? मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? ये जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये जो प्लेयर है, ये दोनों प्लेयर्स का इनको 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह है देवेंद्र झांझड़िया, 2 बार पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं और अब भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष थी दीपा मलिक, इनकी जगह पर देवेंद्र झांझड़िया अब आ गए हैं। 2004 एथेंस और 2016 रियो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आंध्र प्रदेश के विदेशी छात्रों को मुफ्त नामांकन के लिए कौन सी बीमा योजना की पेशकश की जा रही है? इसका नाम है प्रवासांध्र भरोसा बीमा। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की बीमा योजना है छात्रों के लिए। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसको जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया है। ट्रेड शो है एक आभूषण उद्योग के लिए। ठीक है, छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका नाम है प्रेरणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया है। प्रेरणा 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है जो कक्षा 9 से 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए बनाया गया है। हर हफ्ते इसको चलाया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में 20 छात्रों को, जिसमें 10 लड़कियां और 10 लड़के होंगे, उनका एक बैच जो होगा उसको कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाएगा उसके द्वारा, और 1 हफ्ते तक उनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा इसमें। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 5 लोग कौन है? कर्पूरी ठाकुर, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। ये जो है भारत रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में इसको स्थापित किया गया था। हाल ही में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बैलगाड़ी दौड़ किसकी जयंती पर आयोजित की गई? ये है वीर पांड्या कट्टाबोमन। इनकी 265वीं जयंती थी, जिसके अवसर पर यह बैलगाड़ी दौड़ को आयोजित किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए हरित आवरण सूचकांक तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? इसके लिए सैटेलाइट चित्रण का उपयोग किया जाएगा। NHAI के द्वारा इसको चलाया जाएगा। NHAI ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स के विकास और रिपोर्टिंग के लिए NRSC के साथ समझौता किया है। अब इसमें क्या है? हरित आवरण सूचकांक इंडेक्स जारी किया जाएगा। तो इंडेक्स के लिए डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे? डेटा इकट्ठा करने के लिए सैटेलाइट पिक्चर जो होता है, सैटेलाइट इमेज होती है, उसका यूज़ किया जाएगा। इसरो और NHAI के बीच में इसके लिए समझौता किया गया और दोनों मिलकर काम करेंगे। किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी है? इसको किया है आंध्र प्रदेश ने। वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को, जो सिंगल फीमेल्स हैं या फिर HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं, उन सभी लोगों को इसके तहत पेंशन दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसकी रकम अभी बढ़ा के 3000 रुपये कर दी गई है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्सव में अर्बन स्क्वायर पवेलियन मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लक्षित करता है? तो ये लक्षित करता है हथकरघा और हस्तशिल्प को। आत्मनिर्भर उत्सव, ठीक है, याद रखिएगा, आत्मनिर्भर उत्सव किससे रिलेटेड है? हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से। इसका उद्घाटन रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी, हमारे जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा किया गया था। किस राज्य सरकार ने देश का पहला रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए ये दोनों पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल, जुड़वा पोर्टल इसको बोला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की रानी ने हाल ही में नए साल के टीवी संबोधन पर अपने पद त्याग की घोषणा की है? यह है डेनमार्क की रानी मार्गरेट सेकेंड। इन्होंने टीवी में अपना संबोधन दिया था, एड्रेस किया था
तो उसी में अचानक से इन्होंने बोला कि ये पद त्याग कर रहे हैं, अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं एक तरह से, और अब इनकी जगह पर डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक जो हैं ये बनेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? ये हैं न्यायमूर्ति B.R. गवई, ऑप्शन ए करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस B.R. गवई, इन्हें सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसको राजस्थान में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किसके बीच होती है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2024 में राजस्थान में हुई। अगला पश्चिमी नौसेना कमांडर कौन बनने के लिए तैयार है? ये हैं वाइस एडमिरल S.J. सिंह। इनसे पहले दिनेश त्रिपाठी थे, अब इनकी जगह पर आ जाएंगे ये। 1 जनवरी 2024 को चेतक कोर की कमान किसने संभाली? ये है लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। चेतक कोर के 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं ये, और आपने इनका नाम याद किया होगा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे ये। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, है ना। अध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। इनके अलावा 4 और सदस्यों को नियुक्त किया गया है, A.N. झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य कांति घोष और निरंजन राजाध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे N.K. सिंह। वित्त आयोग की बात करें संविधान में कहाँ पर मेंशन है? अनुच्छेद 280 में 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है के स्मार्ट। केरल में शुरू की गई है, ठीक है, के स्मार्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। केरल में सभी स्थानीय सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने वाली पहल का नाम है ये के स्मार्ट। के स्मार्ट का मतलब है केरल सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है सुधांश पंत। किस मंदिर में सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसने गुजरात में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो ये है मोढेरा सन टेम्पल, बहसेना, गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया था यहाँ पर, और नए साल के दिन गुजरात में किया गया था, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। 2500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, उन्होंने सूर्य नमस्कार एक साथ किया था। भारत में कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है? यह है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ऑर्गन डोनेशन टाइम पर हो सके, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। कोई भी आपात स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके दौरान रोगियों या अंगों के लिए परिवहन समय कम हो सके और टाइमली हो सके, सारी चीज़ें दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक टाइम से पहुंच सके, इस वजह से इसको रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री डैश और अपोलो 10 चंद्र मिशन के कमांडर मार्च 2024 में 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या है? थॉमस पी स्टैफोर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, थॉमस पी स्टैफोर्ड, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? नासा के अंतरिक्ष यात्री थे और अपोलो 10 चंद्र मिशन के कमांडर थे। किस राज्य में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किया गया था? ये है ओडिशा। कलिंगा स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया था, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। किस हवाई अड्डे ने लगातार 6ठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में एशियाई ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा भी इसको बोलते हैं। लगातार 6ठे वर्ष इसने ये खिताब जीता है। ASQ क्या है? हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता। अच्छा, ये लिखे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, कैंपगौड़ा बेंगलोर में है, और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। शेरनी का शुभारंभ किसने किया है? ये है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, इसको शॉर्ट में कर दिया है शेरनी। इस नेटवर्क को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिला संकाय सदस्यों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विशेषज्ञ का निर्माण करना। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो गई है, इंग्लिश का बिल्कुल ठीक है। हु वन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2024? ये है दिस मोमेंट। ये इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इस एल्बम को फ्यूजन बैंड शक्ति ने बनाया है।
सर्वश्रेष्ठ एल्बम का खिताब ग्रैमी अवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट को मिला है मिडनाइट्स के लिए। ठीक है, लॉस एंजलिस में आयोजित किए गए थे ये ग्रैमी अवार्ड्स, 66 नंबर का एडिशन था ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? ये हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति पिछले कुछ समय से हम बहुत ज़्यादा इनको देखा है हमने, प्रसिद्ध लेखिका है ये। राज्यसभा के लिए मनोनीत इनको किया गया है। सुधा मूर्ति को 2006 में पद्मश्री, 2023 में पद्म भूषण मिला है। इससे पहले सतनाम सिंह संधू को भी राज्यसभा में नामित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। और ये तो पता ही होगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, तो उनमें से ही एक है सुधा मूर्ति। और इसी के साथ फाइनली इस वीडियो का होता है एंड। इसी तरह